अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आज हमारा सबक है इब्तदाई तिब्बी इमदाद। सफ़ा नंबर 40 खोल लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इब्तदाई तिब्बी इमदाद। आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज सुने होंगे। कभी आपने गौर किया कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद किसे कहते हैं? दरअसल वो इमदाद है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर बहम पहुंचाई जाती है। इस इमदाद की बदौलत मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। अब ये इमदाद क्या है कि कोई शख्स अगर हादसे का शिकार हो जाए तो उसे फौरी तौर पर जो मदद दी जाती है और फौरी तौर पर उन्हें जो मदद पहुंचाई जाती है उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। और यहाँ बहम पहुंचाने का मतलब क्या होता है? उन तक। बहम का मतलब क्या होता है? उन तक, यानी हादसे के शिकार शख्स तक जब इमदाद पहुंचाई जाती है तो उस इमदाद को क्या कहते हैं? इब्तदाई तिब्बी इमदाद कहते हैं। इस इमदाद की बदौलत मुतासरा फ़र्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। उर्दू में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के अल्फाज अंग्रेज़ी के लफ्ज़ फ़र्स्ट एड के मुतबादिल हैं। मुतबादिल यानी बदले में हैं। इसका मतलब है कि वो डिब्बा, इसका मतलब ये है कि वो डब्बा या थैला जिसमें इब्तदाई तिब्बी इमदाद का सामान मौजूद होता है उसे फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसमें पट्टियाँ, रुई, मुख्तलिफ किस्म के मरहम, टिंचर, ज़ख़म साफ़ करने की अद्वियात मौजूद होती हैं। इनके इस्तेमाल का तरीक़ा जानने के लिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बाकायदा तरबियत हासिल करना पड़ती है। यानी इदारे हैं कुछ इस तरह के जहाँ जाके ये इब्तदाई तिब्बी इमदाद की फ़र्स्ट एड की तरबियत ली जाती है। किसी भी वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वालों को किसी वक्त भी चोट लग सकती है। सड़क पर चलते हुए किसी मोटर गाड़ी से टक्कर हो सकती है। मैदान में खेलते हुए कोई खिलाड़ी गिर सकता है। बावर्ची खाने में काम करते हुए पाँव फिसल सकता है। ज़रा सी बेएहतियाती से कपड़ों में आग लग सकती है। बिजली का काम करते हुए करंट लग सकता है। सफाई करने के दौरान बिच्छू डंक मार सकता है। अब हमारे यहाँ तो खैर बिच्छू नहीं है, लेकिन यह है कि जैसे गांव वगैरह के इलाके हैं तो वहाँ पर या कोई कच्चा एरिया है, कच्ची जगह है, तो वहाँ पर इस तरह के जानवर जो है हो सकते हैं। तो बिच्छू डंक मार सकता है। नहर या दरिया में नहाते हुए कोई डूब सकता है। माशे में अब ये सारी चीज़ें हो सकती है। अब इस वक्त जब कोई भी शख्स इस तरह की कंडीशन में हो, कोई ऐसा हादसा उसके साथ हो जाए तो फौरी तौर पर क्या करें? तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो बताया गया है कि किसी के साथ इस तरह का हादसा हो जाए तो इस तरह करना होगा। अब हम देखेंगे कि अगर करंट लग जाए तो क्या करना होगा, अगर जहरीला कोई जानवर काट जाए तो क्या करना होगा, आग लग जाए तो क्या करना होगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर हमें पता हो और घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए तो हम फौरी तौर पर क्या करें, तो ये हमें सबक जो है वही हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। माशरे में रहने वाले हर फ़र्द के लिए ज़रूरी है कि उसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद की चंद बुनियादी बातों का पता हो ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो मुतासरा शख्स के लिए कुछ ना कुछ कर सके। मुतासरा शख्स वो शख्स जिसके साथ कोई हादसा हुआ है। मिसाल के तौर पर यह बात मालूम होनी चाहिए कि अगर सांप डस ले तो जहर को दिल तक पहुंचने से रोका जाए। जख्मी जगह से 2 इंच ऊपर जोर से रस्सी या कपड़ा बांध दें। जितनी जल्दी मुमकिन हो मुतासरा फ़र्द को अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश करें। यानी अगर पैर में या हाथ में कहीं ऐसा डंक मार दिया है, डस लिया उसने, तो फ़ौरन जो है वो 2 इंच उस डसे हुई जगह की से 2 इंच ऊपर कस के कपड़ा बांध दें, कोई रस्सी बांध दें ताकि वो जहर जो है ना वो आगे ना बढ़े और फौरी तौर पर उसे जो है वो हॉस्पिटल पहुंचाने की क्या करें, कोशिश करें। इसी तरह अगर कोई शख्स पानी में डूब गया हो तो उसे पानी से बाहर निकालकर नब्ज देखी जाए। अब यानी सांस आ रही है या नहीं आ रही, नब्ज देखी जाए। नब्ज आपको पता है कि यहाँ होती है। डूबने वाले शख्स के पेट में पानी भर जाता है, उसे बर वक्त यानी ठीक वक्त पर निकालना ज़रूरी है। अगर पेट में पानी भर गया है तो ठीक वक्त पर अगर हमने जल्दी पानी निकाल दिया तो वो उसकी जान क्या है, बच सकती है। इस मकसद के लिए मुतासरा शख्स को उल्टा लिटाकर उसके पेट को दबाना मुनासिब रहता है। यानी अगर डूबा है कोई शख्स तो फौरी तौर पर क्या करें, उसकी एक तो नब्ज चेक करें और फिर उसके बाद उसे उल्टा लिटाकर उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश करें। अगर बर वक्त पानी निकल गया यानी सही वक्त पर पानी निकल गया तो वो बच सकता है। फिर छोटे बच्चे हर चीज़ के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। बाज़ औक़ात वो बिजली के प्लग में अपनी उंगली डाल देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बिजली के नंगे तार से हमारा जिस्म छू जाता है। बाज़ औक़ात इस्त्री करते वक्त करंट लग गया
जिससे हमें करंट लग सकता है। कभी यूं भी होता है कि कोई शख्स बिजली के तार या बिजली से चलने वाली किसी मशीन से चिमट कर रह जाता है। ऐसी सूरत में सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि उसे बिजली के तार या मशीन से अलग किया जाए। स्विच बंद करके प्लग निकाल दें। बेहतर है कि मेन स्विच बंद कर दें या फ्यूज निकाल दें। देखिए आप अभी देख रहे हैं तस्वीर में कि बाहर जो है वो हमारे जो मेन स्विच बोर्ड होता है वहां पर जो है वो आप जो है वो स्विच बंद कर दें या फ्यूज निकाल दें। मुतासरा फर्द को नंगे हाथों से ना छुएं, क्योंकि उसके जिस्म में बिजली का करंट मौजूद होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग डायरेक्टली उसी बंदे को पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर करंट होता है, उसके अंदर करंट सर्कुलेट कर रहा है। अब अगर हमने भी पकड़ लिया उसको तो जो पकड़ रहा है वो उसको भी करंट लग जाएगा। तो क्या है कि ये तरीके से ये करंट छूने वाले शख्स के जिस्म में मुंतकिल हो जाता है। अब किसी ने पकड़ा तो उसके जिस्म में भी वो जो है वो करंट मुंतकिल हो जाएगा। अब करना क्या चाहिए? गैर मुसल अशिया यानी ऐसी अशिया जिनमें से बिजली का करंट ना गुजर सके, मसलन लकड़ी, कागज़ या प्लास्टिक वगैरह की मदद से मुतासरा फ़र्द को अलग करें। यानी अगर करंट किसी को लग गया है तो आप जो है वो लकड़ी की मदद से या प्लास्टिक की मदद से या कागज़ की मदद से उसे क्या करें? अलग करें। यानी उसके और उस चीज़ के दरमियान क्या लकड़ी मारें, लकड़ी से अलग करने की क्या करें? उसे कोशिश करें, क्योंकि उसमें करंट नहीं पास होगा। गैर मुसल यानी बैड कंडक्टर, आप लोगों ने इस्लामी वो साइंस में पढ़ा होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से बिजली गुजर नहीं सकती। वो क्या है? लकड़ी है, लकड़ी में से बिजली नहीं गुजर सकती। तो ऐसी अशिया से जो है उसे अलग करने की क्या करें? कोशिश करें। अपने हाथ से अगर पकड़ के खींचा तो वो करंट जो है वो पकड़ने वाले के अंदर मुंतकिल हो जाएगा और फिर ज़ाहिर है उसको भी नुकसान होगा। ये ख्याल रखें कि अलग करते वक्त जिस जगह आप खड़े वो गीली ना हो। यानी अगर आप भी ऐसी जगह पर खड़े हैं कि वो गीली जगह है तो आपको भी नुकसान हो सकता है और वो शख्स बच नहीं सकता। मुतासरा शख्स के ऊपर कंबल डाल दें। इसके बाद सबसे पहले ये देखें कि आया निज़ाम तनफ़ुस बहाल है। अब अगर वो शख्स अलग हो गया है तो आप सबसे पहला क्या करें? उसके ऊपर कंबल डाल दें और फिर उसके बाद उसका निज़ाम तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम देखें। सांस लेने का जो निज़ाम है उसका वो सही है या नहीं है। अगर उसकी सांस रुक गई है या सुस्त रफ्तारी से आ रही है तो मसनूई तौर पर तनफ़ुस का बंदोबस्त करें। यानी अगर सांस रुक गई है तो बाज़ वक़्त अपने मुंह से खुद सांस दिया जाता है और फौरी तौर पर उसे सांस देने की क्या करें? कोशिश करें ताकि उसकी सांस क्या हो जाए? बहाल हो जाए। बाकी जिस्म की निस्बत सर को नीचा रखें, यानी पूरे जिस्म की से सर को ज़्यादा नीचा रखें। बाकी जिस्म की निस्बत सर को नीचा रखें। मुतासरा शख्स को ज़्यादा हिलने जुलने ना दें। कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर करीबी अस्पताल में पहुंचाने का बंदोबस्त करें। तो अब ये है कि करंट लग जाए तो क्या क्या करना होगा। अगर किसी को आग लग जाए तो उस पर कंबल वगैरह फेंक कर आग को बुझाने की कोशिश करें। कमरे या सामान को आग लगी हो तो रेत डालने से आग बुझाने में मदद मिलती है। अगर कमरे में किसी जगह आग लग गई है तो जल्दी से उसके ऊपर मट्टी फेंक दें, तब भी क्या होगा? आग जो है वो बुझ जाएगी। आग से झुलस जाने वाले हिस्से पर मरहम वगैरह लगाएं। मतलब अगर किसी शख्स को आग लग गई है तो आग से झुलस जाने वाले हिस्से पर मरहम वगैरह लगाएं और मुतासरा फ़र्द को अस्पताल पहुंचाएं। अब उसके बाद गर्मियों के मौसम में धूप में सख्त काम करने से लू लग जाती है। हीट स्ट्रोक आप लोगों को पता है कि हो जाता है। बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो गर्मी हो और उसमें कोई शख्स धूप में खड़ा काम कर रहा हो तो उसे लू लग जाती है। आमतौर पर बच्चे या बड़ी उम्र के लोग इसका शिकार होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो कमज़ोर होते हैं तो ज़्यादा उन्हीं के ऊपर ये जो है वो उन्हीं को ज़्यादा लू लग जाती है। जिस्म में पानी की शदीद कमी वाक़ई हो जाती है। जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है। मुतासरा फ़र्द बेहोश हो जाता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। खून का दबाव कम या ज़्यादा हो सकता है, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो या तो बढ़ जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कम भी हो जाता है। सर के भारीपन की शिकायत हो सकती है। मतली आ सकती है, सर भारी हो जाएगा और मतली होने लगेगी, यानी उल्टी की सी कैफियत होने लगेगी। अगर किसी फर्द को लू लग जाए तो फौरी तौर पर धूप से साए में लेकर जाएं, ठंडी जगह पर रखें, ठंडा पानी या मशरूब पिलाएं और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचाएं। यानी पहले तो जल्दी क्या है, उसको ठंडा पानी ठंडी जगह पर ले जाएं और
ठंडा पानी या मशरूब पिलाएं और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर जाएं, क्योंकि हम खुद उसको संभाल नहीं सकेंगे। अंदर की कैफियत उसकी इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी तो हम उसे खुद नहीं संभाल सकते। अभी तो जल्दी जल्दी जो है वो फर्स्ट एड देनी है। ये जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर जो किताब में बताया गया है, जहाँ जहाँ ये तमाम चीज़ें हैं, ये फर्स्ट एड है, यानी फौरी तौर पर जो इमदाद दी जाती है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद जो दी जाती है। लेकिन उसे हॉस्पिटल ले जाना क्या है, ज़रूरी है, ताकि वहाँ पर मुकम्मल उसका क्या हो जाए, इलाज हो जाए। याद रखें कि इन बातों पर हम सबको अमल करना चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई शख्स तिब्बी इमदाद का मुस्तहिक हो तो हमें उसकी हद्दुल वसा का मतलब होता है जहाँ तक मुमकिन हो, जितनी आपकी वसअत हो, जितनी आपकी ताकत हो, उस हद तक आप उसकी क्या है, मदद करें। साथ ही हमें कोई लम्हा ज़ाय किए बगैर इमदादी इदारों को फ़ोन करके उन्हें मदद के लिए तलब करना चाहिए। अब जैसे हमारी एम्बुलेंसेस हैं, अब इसमें जो है वो आपकी अमन एम्बुलेंस है, उसको फौरी तौर पर आप बुला सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसमें डॉक्टर भी होता है, सबसे बेहतरीन तो वो है। और अगर वो अवेलेबल नहीं हो, उसका नंबर हमें याद होना चाहिए, अमन एम्बुलेंस का ख्याल में 21 है, तो ये पता होना चाहिए। फौरी तौर पर जो है वो उन्हें कॉल करें ताकि वो फ़ौरन आके जो है वो लेके जाएं, और उसमें फौरी तौर पर डॉक्टर भी मौजूद होता है जो फौरी उनका जो है वो ट्रीट कर सकता है। इसके अलावा छिपा एम्बुलेंस भी है और ईदी एम्बुलेंस भी है। तो फौरी तौर पर जो है वो जो भी इमदादी इदारे हैं उनको कॉल करें ताकि जो है वो बहम उनको मदद पहुंचाई जाए और फौरी तौर पर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। तो ये अब हमने पढ़ा। अब इसके मश्क देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 क्या है, दर्जल दिए गए सवालात के जवाबात लिखिए। नंबर अलिफ क्या है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद से क्या मुराद है, ये आपके बुक में ही जवाब है, आपने वो सारा जवाब लिखना होगा। इब्तदाई तिब्बी इमदाद से मुराद क्या है, वो इमदाद है जो किसी हादसे का शिकार होने वाले शख्स को फौरी तौर पर बहम पहुंचाई जाती है। बहम का मतलब तो उन तक पहुंचाई जाती है। इस इमदाद की बदौलत मुतासरा फर्द की ज़िंदगी बचाने में मदद मिलती है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के क्या फ़ायदे हैं? इब्तदाई तिब्बी इमदाद के 3 फ़ायदे जो है वो आप लिख सकते हैं। नंबर 1 क्या है, इससे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं, इससे ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती हैं। हादसात को कम किया जा सकता है। हादसे से मुतासरा शख्स को कम से कम टाइम में जल्दी सेहतियाब उसकी सेहत को दोबारा बहाल किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत कहाँ और किस वक्त पड़ सकती है। अब इसमें तो यहाँ पर बताया गया था, आप वहाँ से उठा के लिख सकते हैं। किसी भी वक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है, फैक्ट्रियों में या कारखानों में। यहाँ से लेकर आप सफ़ा नंबर 41 तक लिख सकते हैं। नहर या दरिया में नहाते हुए कोई डूब सकता है, यहाँ तक आप जो है वो लिख सकते हैं इसे। सांप डस ले तो क्या करना चाहिए, अब ये वाला जवाब आप खुद लिखिएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर सांप डस ले तो क्या करना चाहिए वो आप खुद देखिएगा, सफ़ा नंबर 41 पर है और वहाँ से आपने खुद अब लिखना है। और उसके बाद डूबने वाले शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे पहुँचाई जाती है, ये भी आप यहाँ से उछाल के खुद लिख सकते हैं कि डूबने वाले शख्स, अगर कोई शख्स पानी में डूब गया हो तो उसे कैसे बचाया जा सकता है और क्या करना चाहिए उसके लिए। अगर कोई बिजली के तार से चिमट जाए तो क्या करना चाहिए, अब ये भी आप जो है वो लिख लेंगे। अगर कोई बिजली के तार से चिमट जाए तो क्या करना चाहिए, प्लग बंद कर दें और या मेन स्विच जाके बंद कर दें या फ्यूज़ निकाल दें। ये सारा आपके बुक में है, आपने खुद लिखना होगा। फिर उसके बाद है मूसल और गैर मूसल अशिया से क्या मुराद है। पहले लिखिएगा, मूसल अशिया वो होती है जिनमें से करंट गुजर सकता है, और फिर उसके बाद मसलन करके वो 2-3 जो है वो मिसालें लिख दीजिएगा। और गैर मूसल अशिया वो होती हैं जिनमें से करंट गुजर नहीं सकता, जिसमें से करंट नहीं गुजर सकता, और उसकी मिसालें 3 लिख दीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, दूसरे जवाब पर सही का निशान लगाइए। ये तो आपने खुद करना होगा। इनमें से गैर मूसल कौन सी है, निज़ाम तनफ़ुस से क्या मुराद है, लू लगने से जिस्म में कमी वाक़ई हो जाती है। अब ये आपने, क्योंकि चैप्टर खुद पढ़ा है आपने, एक दफ़ा और पढ़िएगा और इसके जवाब जो है वो आपने खुद बुक पर करने होंगे। अगर बुक साफ़ सुथरी है तो बुक पर कर लीजिएगा, और अगर बुक ख़राब हो रही है, गंदी हो रही है, निशानात हैं, तो कॉपी में उतार के कीजिएगा। फिर सवाल नंबर 3 है, फर्स्ट एड बॉक्स में मौजूद सामान की फहरिस्त बनाइए। क्या क्या चीज़ें होती हैं फर्स्ट एड बॉक्स में, उसकी फहरिस्त बनाइएगा, वो लाइन से फहरिस्त लिखिएगा। सवाल नंबर 4 है, दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पिछली जो चैप्टर था मैंने उसमें आपको जुमले बनाना सिखाए थे। सबसे पहले काम क्या करना होगा जुमले बनाने के लिए, आपने मायने देखने होंगे लुगत में,
लुगत में मायने देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये लफ्ज़ है क्या और इसके आसान अल्फाज क्या हैं। इस वक्त मैंने भी आप लोगों को जो है वो हर लफ्ज़ के आसान मायने बता दिए हैं। उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो इस्म है, सिफत है या फिर कोई फ़ेल है। उसके बाद आप जो है वो जुमला बनाना शुरू करेंगे। इसमें एक और हेल्प मैंने आपको बताई थी कि अब आप अपनी बुक में भी देखिएगा कि वो लफ्ज़ किस तरह वहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, उससे भी आपको मदद मिलेगी। वो तमाम चीज़ें देखकर फिर उसके बाद जुमला बनाइएगा। मानिए फिर दोबारा मैं बता देती हूँ आपको। बर वक्त का मतलब होता है ठीक वक्त पर। अब ठीक वक्त पर हमें क्या क्या करना चाहिए। कमर बस्ता, कमर बस्ता का मतलब होता है रेडी, तैयार। अफाका, अफाका का मतलब होता है दोबारा बेहतर हो जाना, दोबारा कंडीशन का बेहतर हो जाना, यानी तबीयत बेहतर हो जाना, तबीयत बहाल हो जाना। जाए हादसा, वो जगह जहाँ पर कोई हादसा हुआ हो। निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम। मुतासरा, वो शख्स जो हादसे का शिकार हुआ है। सवाल नंबर 5 है, अराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े कीजिए। अब ये मुस्तैद, हत्तुल वसा, मुस्तहिक, तलब, तनफ़ुस, ज़ाहिर। अब ये आपने ज़ेर ज़बर पेश लगाने हैं और ताकि आपको सही तलफ़ुज़ से पढ़ना है तो आपने क्या करना है, ये भी लुग़त से देखना होगा कि कहाँ पर ज़ेर लगेगा, कहाँ पर ज़बर लगेगा, कहाँ पर तशदीद आएगी। ये सारे आपने जो है वो अराब लगाने हैं। उसके बाद है सवाल नंबर 6, वाहिद की जमा लिखिए। फ़र्द की जमा क्या होती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना, क्या होती है जी, अफराद। फ़र्ज़ की जमा क्या होती है, फ़राइज़। शख्स की जमा क्या होती है, एक शख्स और बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे, अशख़ास। हादसा, एक हादसा, बहुत सारे हादसे होंगे तो क्या कहेंगे, हादसात। सही। जिस्म, जिस्म की जमा क्या होगी, अजसाम। मकसद, मकसद की जमा क्या होगी जी, मकासिद। अब सवाल नंबर 7 है, दिए गए अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अब इनके उलट लिखिए। मुतज़ाद का मतलब क्या होता है, उलट। तारीकी, तारीका उलट, तारीकी की ज़िद क्या होगी, मुतज़ाद क्या होगा, रोशनी। बाकायदा, बाकायदा का क्या होगा मुतज़ाद, बेकायदा। अवाम, अवाम की ज़िद क्या होगी, मुतज़ाद क्या होगा अवाम का, हुक्मरान। कमी, ये तो पता ही होगा, कमी का क्या होगा, ज़्यादती। सही। धूप, धूप का क्या होगा मुतज़ाद, छाँव। और ठंडा का क्या होगा, सही, गरम। अब सवाल नंबर 8 है, इस इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर में दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। अब है सवाल नंबर 8, इस इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर में दिए गए सवालों के जवाब दीजिए। अब ये इबारत मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से जवाब जो है वो दिए जाते हैं। चलिए, अब यहाँ से ये इबारत पूरी पढ़ रही हूँ मैं। हर इंसान के जिस्म में 3 बोतल इजाफी खून मौजूद होता है। हर तंदुरुस्त शख्स हर तीसरे महीने खून की 1 बोतल दे सकता है। इससे इसकी सेहत पर मुस्बित असरात मुरत्तब होते हैं। मुस्बित का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी अच्छे असरात मुरत्तब हो सकते हैं। खून देने वाले शख्स का कोलेस्ट्रॉल भी काबू में रहता है। 3 माह के अंदर अंदर नया खून इस ज़ख़ीरे में शामिल हो जाता है। खून देने वाले अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मतलब होता है बीमारियों से लड़ने की ताकत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो वो इनके अंदर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। वो जल्दी बीमारियों का शिकार नहीं होते। खून देने वाले अफराद मोटापे से भी महफूज रहते हैं। जिस्म से खून निकालने से पहले मुकम्मल जांच पड़ताल करना ज़रूरी होता है। खून देने वाले शख्स का सेहतमंद होना बुनियादी शर्त है, यानी जो शख्स खून दे रहा है वो लाजमन सेहतमंद हो तो दे, वरना कई ख़तरनाक अमराज खून की मुंतकली की वजह से खून लेने वाले शख्स तक पहुंच सकते हैं। अब ये इबारत उन्होंने दी है कि इसको अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके सवालात जो है वो
इसके सवालात के जवाब दीजिए। अब देखें, ये हमने पढ़ ली और मैंने आपको समझा भी दिया है। अब सवालात इसके क्या हैं? अलिफ क्या है? इजाफी खून से क्या मुराद है? आप अपने अल्फाज में भी दे सकते हैं और यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। इजाफी खून से मुराद वो 3 बोतल इजाफी खून है जो हर इंसान के जिस्म में मौजूद होता है। अब ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं इजाफी खून से क्या मुराद है। उसके बाद सवाल बे है, एक सेहतमंद शख्स कितने अरसे बाद कितना खून बतौर अतिया दे सकता है? अब आप कुछ हिस्सा जो है वो बुक्स से कुछ हिस्सा आप सवाल में से उठा लें और कुछ यहाँ से उठा के लिख सकते हैं और अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। एक सेहतमंद शख्स कितने अरसे के बाद कितना खून बतौर अतिया दे सकता है? देखिए, एक सेहतमंद शख्स हर तीसरे महीने खून की 1 बोतल दे सकता है। यहाँ देखें, इस तरह दे सकते हैं आप जवाब। दूसरा क्या है? कुव्वत मुदाफियत क्या होती है? अब मैंने आपको क्या बताया, कुव्वत मुदाफियत क्या होती है? कुव्वत मुदाफियत बीमारियों से लड़ने की ताकत को क्या कहते हैं? कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की ताकत को कुव्वत मुदाफियत कहते हैं। खून देने वाले शख्स को खून देने से क्या फ़ायदा होता है? अब देखें क्या क्या चीज़ें थी। खून देने वाले शख्स को खून देने से मुंदरजेल फ़वाइद हासिल होते हैं। अब नंबर 1 क्या है? आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। पहला क्या है? देखें, यहाँ पर आ रहा है, खून देने वाले शख्स का कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है। अब यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो ऊपर से चलता हुआ आ रहा था, इसलिए उन्होंने उसमें भी लिखा था। मुस्बित असरात मुरतब होते हैं और पूरा पीछे से कॉन्टेक्स्ट के साथ आ रहा था तो उन्होंने भी लिखा था। अब आप पॉइंट्स बना रहे हैं तो आप इसमें भी नहीं लिखेंगे। भी तो जब आता है ना, जब पीछे से कोई बात आ रही हो। तो आप पहले क्या लिखेंगे? खून देने वाले शख्स का कोलेस्ट्रॉल काबू में रहता है और खून देने वाले अफराद में कुव्वत मुदाफियत ज़्यादा होती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं खून देने वाले शख्स में, क्योंकि क्या है यहाँ पर, खून देने वाले शख्स को खून देने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप क्या कहेंगे? खून देने वाले अफराद के बजाय आप लिख सकते हैं खून देने वाले शख्स में कुव्वत मुदाफियत ज़्यादा होती है। नंबर 2 क्या है? खून देने वाला शख्स जल्दी बीमारियों का शिकार नहीं होता। अब देखें, थोड़ी थोड़ी सी वर्डिंग आप चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर शख्स के हवाले से बात हो रही है। खून देने वाला शख्स मोटापे से भी महफूज रहता है। थोड़ा से लफ्ज़ों को तब्दील करके जैसा सवाल किया गया है उसी अंदाज में आपको क्या करना होता है? जवाब देना होता है। और ये वाला जो आपका अभी पैटर्न आया है कि इबारत को पढ़िए और जवाब दीजिए, ये आपकी बड़ी क्लासेस में आता है। तो अभी से आपको जो है वो इसको देना आना चाहिए, इनके जवाब देना आना चाहिए। पैराग्राफ को पढ़ के समझना और फिर उसके बाद उसके जवाब देना, ये तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद सवाल नंबर दाल क्या है? सवाल दाल क्या है? खून की मुंतकली से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल क्यों की जाती है? ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खून की मुंतकली से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल इसलिए की जाती है कि कई तरह की अमराज खून की मुंतकली की वजह से, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्योंकि लगा के भी आप कर सकते हैं। खून की मुंतकली से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल इसलिए की जाती है क्योंकि कई खतरनाक अमराज खून की मुंतकली की वजह से खून लेने वाले शख्स के तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह जो है वो जवाब दिए जाते हैं। यानी आपने थोड़ी वर्डिंग को चेंज करके थोड़े अल्फाज को तब्दील करके और फिर सही तरीके से उसके जो है वो क्या देने होते हैं? जवाब देने होते हैं। तो ध्यान करना होता है, बाद सवालात के जवाब तो पूरे आपको जो है वो पैराग्राफ में मिल जाते हैं, पूरी इबारत में आपको कहीं भी मिल जाते हैं। और बाद सवालात के जवाब आपको खुद समझ के क्या करने होते हैं? देने होते हैं। तो ये असल में क्या है कि पढ़ के चीज़ों को समझना, ये बच्चों को जो है वो हम क्या करते हैं, ये चीज़ इसलिए दी जाती है ताकि पढ़ के चीज़ों को समझना आए और अगर कोई आपसे पूछे तो आपको उसका जवाब भी देना आए। तो ये था आपका सबक इब्तिदाई तिब्बी इमदाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।